हेलो गाइस एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे महाजनपद और महाजनपद में हम लोग समझेंगे कि महाजनपद में कितने महाजनपद हमारे भारत में हुआ करते थे। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लिया जाए आपके रेलवे एग्जाम हो गया, एसएससी वाले एग्जाम हो गए, या बिहार पुलिस हो गए, दरोगा हो गया, बीपीएससी यूपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान साबित होगा। तो शुरू करते हैं हम महाजनपद। और महाजनपद की अगर हम बात करेंगे भैया, महाजनपद, तो महाजनपद की बात करेंगे तो पहले भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे भैया? तो 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, उनका नाम था मगध महाजनपद, जो कि उसका विस्तार हमारे बिहार में हुआ। कहाँ हुआ जी? बिहार में। अगर भारत को इस तरीके से अगर देखेंगे, तो भारत को अगर हम देखेंगे इस तरीके से, तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा था भैया, क्या था? तो यहाँ पे था हमारा बिहार। तो ये हमारा बिहार, क्या था? बिहार। और बिहार में ही था मगध महाजनपद। अच्छा, मगध महाजनपद की अगर हम बात करेंगे तो मगध महाजनपद के ऊपर में अगर बात करेंगे तो ऊपर में था वज्जी, फिर पूर्व साइड में था अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। तो अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। तो इसी तरीके से फिर यहाँ पे था मगध, और मगध की राजधानी राजगीर यानी कि गृहव्रज के नाम से जानते हैं जी। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे, तो उसका नाम था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद पे पहले शासक थे जिसका नाम था हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश की अगर हम बात करेंगे तो हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ऐसे हम ट्रिक एक बता देते जिन्होंने मगध साम्राज्य पे शासन किए। तो पहला वंश जिनका नाम था हर्यंक वंश, तो उसके लिए भैया ट्रिक है, क्या है? तो ट्रिक है क्या? तो हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह, ये हो गया भैया हमारा ट्रिक। और इस ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि मगध साम्राज्य पे कौन कौन से ऐसे वंश थे जिन्होंने शासक किया। तो पहले शासक थे जिनका नाम था ह से हर्यंक वंश। क्या था जी? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश थे। पहला वंश कौन था? हर्यंक वंश। दूसरा था सी से हो गया हमारा शिशुनाग वंश। कौन सा वंश था भैया? शिशुनाग वंश। तो सु से था हमारा, सी से था शिशुनाग वंश, यानी ह से हर्यंक वंश, ह से शिशुनाग वंश। नौ से अगर हम बात करेंगे तो वो थे नंद वंश। कौन थे भैया? नंद वंश। मौ से अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य वंश। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। सु से अगर हम बात करेंगे तो वो थे भैया शुंग वंश। कौन सा वंश है? शुंग वंश। उसके बाद कौ से कहेंगे तो थे कर्णव वंश। कौन सा वंश? कर्णव वंश। सा से अगर हम बात करेंगे तो वो थे सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। राइट। यानी कि मगध साम्राज्य पर कौन कौन से ऐसे वंश थे, कौन कौन से ऐसे डायनेस्टी थे जिन्होंने मगध साम्राज्य पे शासक किए। तो पहले शासक थे जिनका नाम था हर्यंक वंश, और हर्यंक वंश के शासक थे जिसका नाम था भैया बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार पहले ऐसे शासक होते हैं जिन्होंने मगध साम्राज्य पे शासन किए। उसके बाद हर्यंक वंश के बाद आए शिशुनाग वंश, उसके बाद आए नंद वंश, उसके बाद आए मौर्य वंश, उसके बाद आए शुंग वंश, फिर आए कर्ण वंश, फिर आए लास्ट में सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बाद मगध साम्राज्य का जो शासक थे वो खत्म हो गए। ठीक है। तो पहले वंश थे हमारा हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश के बिंबिसार के बारे में अगर हम जानेंगे तो बिंबिसार के बारे में आप सभी को पता है कि इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में भैया? 15 वर्ष की उम्र में ये मगध के राजा बन गए। क्या बन गए? राजा बन गए। केवल मात्र 15 साल की उम्र में भैया ये मगध के राजा बन गए। और एक दो नहीं बल्कि 80,000 गांव को इन्होंने मिलाया। कितने गांव भैया? 80,000 गांव को मगध में मिला लिया। 80,000 गांव को मगध में मिलाया। और उसके बाद साम्राज्य के विस्तार करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने शादी की, एक दो नहीं बल्कि 4 शादी की। और शादी के बाद बीबियां आई भैया, बीबियां, अबे डेढ़सों बीबियां, समझते हो? संकट जिसको बोलते हैं जी। तो संकट आए और एक दो नहीं बल्कि 4 संकट से शादी की है। और एक पहले संकट थे जिनका नाम था महाकौशली। क्या नाम था भैया? महाकौशली। तो पहली थे जिसका नाम था महाकौशली। क्या नाम था? महाकौशली। दूसरी का नाम था चेलना। भैया क्या नाम था? दूसरी का नाम था चेलना। और तीसरे नंबर पे आए, और तीसरे नंबर पे उनका नाम था भैया खेमा। क्या नाम था? खेमा। और चौथे थे उनका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था जी? आम्रपाली। आम्रपाली। तो पहले इसकी पत्नी थी महाकौशली, उसके बाद चेलना, फिर खेमा और आम्रावती। क्या नाम था? सॉरी, आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली।
तो हर्यंक वंश की अगर हम बात करेंगे तो हर्यंक वंश के पहले शासक जिनका नाम था बिंबिसार, क्या नाम था जी, बिंबिसार। इन्होंने क्या किया, 15 वर्ष की अवस्था में मगध के शासक बन गया। उसके बाद इन्होंने 80,000 गांव को मगध में मिला लिया। उसके बाद इनका बेटा हुआ जिनका नाम था अजातशत्रु। आप सभी को पता होगा अजातशत्रु के बारे में अगर हम जानेंगे ना तो भैया इतने काबिल इंसान थे अजातशत्रु, अपने पिता को हत्या कर दिए, अपने पिता को हत्या कर दिए। और जिन्होंने पिता को हत्या किया उन्हें हम पितृहंता कहते हैं, यानी कि बिंबिसार के पुत्र थे जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को हत्या किया था, इसीलिए इनको पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम बात करेंगे इनके पिता यानी कि इसके पुत्र के बारे में, तब बिंबिसार के पुत्र थे और पुत्र का नाम था भैया, क्या नाम था, तो उसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था, अजातशत्रु। क्या नाम था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बारे में अगर हम जानेंगे तो इन्होंने ही अपने पिता का हत्या किया था। अजातशत्रु मिलाना चाहते थे ऊपर वाला जगह था जिसका नाम था वज्जी, मगध के जस्ट ऊपर था वज्जी। वज्जी की बात करेंगे जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, ये सारे क्षेत्र जो थे ना, ये सारे क्षेत्र वज्जी महाजनपद में आया करते थे। तो वज्जी को मिला लिया इन्होंने अजातशत्रु। तो अजातशत्रु इन्होंने युद्ध किया और युद्ध में इन्होंने शीलकंटक का प्रयोग किया। क्या किया, शीलकंटक, शीलकंटक का प्रयोग किया इन्होंने। किसका प्रयोग किया जी, शीलकंटक। किसका प्रयोग किया, शीलकंटक, महाशीलकंटक, यानी बड़ा शीलकंटक था। उसके बाद इन्होंने रथ मूसल का प्रयोग किया था युद्ध में। किसका, तो रथ मूसल का प्रयोग किया था, रथ मूसल का प्रयोग किया था। यानी अजातशत्रु वज्जी को मगध साम्राज्य में मिलाने के लिए जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध में महाशीलकंटक रथ मूसल का प्रयोग किया। उसके बाद वज्जी को मगध में मिला लिया। धीरे 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 मगध साम्राज्य विस्तार होना शुरू हो गया। मगध साम्राज्य जब भी विस्तार होना शुरू हुआ और अजातशत्रु थे भाई साहब, अजातशत्रु अपने राजधानी भाई साहब क्या किया, जो राजधानी इनके पिताजी यानी कि बिंबिसार राजधानी बनाए थे राजगीर को, क्योंकि राजगीर पहाड़ी इलाका था और पहाड़ों में क्या होता है ना कि जो भी हमारे आक्रमण होते हैं, आक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहाड़ों पे चले जाओ, जंगल में चले जाओ, पानी में चले जाओ। ऐसे ऐसे जगहों पे ना आप जीत नहीं पाओगे किसी से। तब बिंबिसार राजधानी बना दिया भैया राजगीर को। किसको बना दिया, राजगीर को। तो राजगीर को यानी राजगृह को इन्होंने राजधानी बनाया। लेकिन उसका बेटवा आया अजातशत्रु। अब क्या किया भैया, अब बोला कि देखो हमारे पिताजी बनाए हुए हैं क्या, राजधानी, ठीक है राजधानी बनाया, हम उसका किलाबंदी करवाएंगे। तो राजगीर को चारों तरफ से किलाबंदी करवाया। कौन करवाया, भाई साहब अजातशत्रु, चारों तरफ से घेरवा दिया। बोला आज के बाद किसी दुश्मन का हिम्मत नहीं है जो हमारे राजधानी पे आक्रमण करे। ठीक है, तो अजातशत्रु ने राजगीर को चारों तरफ से किलाबंदी कर दिया। किलाबंदी करने के बाद अब भाई साहब अब राजगीर पे आक्रमण करना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे और मगध साम्राज्य विस्तार हो गया और फला फूला। एक्चुअली क्या था ना कि अजातशत्रु क्या कि बेटा था जिनका नाम था भैया, इनका बेटे का नाम था भैया उदयन। क्या नाम था, उदयन। तो उनके बेटे का नाम था उदयन। उदयन क्या किया कि उदयन ने गंगा, पुनपुन, सोन, 3 नदियों के संगम पे यहाँ पे एक यहाँ पे शहर बसा दिया और शहर का नाम रख दिया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या नाम रख दिया, पाटलिपुत्र। तो उदयन ने गंगा पुनपुन सोन, गंगा पुनपुन सोन 3 नदियों के संगम पर भाई इन्होंने बना दिया एक शहर, उस शहर का नाम रख दिया पाटलिपुत्र। अब बोले देखिए भैया हमारे दादाजी यानी कि बिंबिसार राजधानी कहां बनाए थे, राजगीर बनाए थे। उनका बेटा यानी कि अजातशत्रु उसका क्या कर दिए थे, किलाबंदी कर दिए थे। उदयन बोला ना हम वहां से राजधानी लाएंगे। चलो राजधानी कहां चलना है, तो राजधानी उठा करके ले आया पाटलिपुत्र। कहां ले आया भैया, पाटलिपुत्र। तो राजधानी उठा करके पाटलिपुत्र किसने लाया, उदयन ने। किसने लाया, उदयन ने। उसका नाम रख दिया पाटलिपुत्र। अब बोला कि आज के बाद राजधानी होगा पाटलिपुत्र। तब मगध साम्राज्य का एक समय था जिस समय उदयन यानी कि राजधानी बनाया था कहां पे, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र नामक शहर बसाकर उसका नाम रख दिया पाटलिपुत्र की जय हो। उसके बाद धीरे धीरे इनका बेटा और इनके बेटे की बात अगर हम करेंगे तो उनका नाम था भैया, क्या नाम था, तो नागदशक। क्या नाम था, नागदशक। इनके बेटे का नाम था नागदशक। नागदशक भाई साहब उतने समझदार काबिल इंसान में से तो नहीं थे, लेकिन इनको हत्या कर दिया गया। नागदशक को हत्या कर दिया। इन्हीं का एक सेनापति था, उनका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था जी, शिशुनाग। तो शिशुनाग ने ही अपने मालिक यानी कि अगर कहा जाए मालिक तो कहेंगे तो नागदशक को हत्या कर दिया। किसने किया, शिशुनाग ने। अब भाई साहब शिशुनाग इनको हत्या कर दिया। अब शिशुनाग जब ही हत्या करेगा अब तो भाई साहब वंश खत्म। तो इनका वंश हो गया खत्म, ये अपन वंश चालू किया, शिशुनाग वंश।
कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। तो सी से हो गया शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की अगर हम बात करेंगे तो ये शिशुनाग के एक बेटा थे और उनका नाम था भैया कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। जिसका कोई शोक नहीं उसे क्या कहते हैं? कालाशोक। तो भाई साहब शिशुनाग का एक बेटा था जिसका नाम था कालाशोक। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि हमारे बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था, जबकि दूसरे बौद्ध संगीति ई भाई साहब कालाशोक के समय में हुआ था, और तीसरे बौद्ध संगीति आप सभी को पता होगा सम्राट अशोक के समय में हुआ था, चौथे बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं कालाशोक, यानी शिशुनाग के बेटा थे कालाशोक। अब भाई साहब क्या किया कालाशोक? ये शिशुनाग भाई साहब ना राजधानी उठा करके ले गया वैशाली, पाटलिपुत्र से राजधानी ले गया वैशाली। चलो राजधानी कहाँ चलते हैं? वैशाली। तो वैशाली राजधानी ले गया शिशुनाग। कालाशोक को देखल नहीं गया, बोला कि भाई साहब नहीं 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 नहीं, राजधानी वापस 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 उठा करके फिर ले आया। कहां ले आया? पाटलिपुत्र। यानी वैशाली से राजधानी फिर पुनः वापस किसने लाया? कालाशोक। तो कालाशोक ने वापस ले आया। अब भाई साहब हुआ नौटंकी। क्या हुआ नौटंकी? तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हमारे हर्यंक वंश पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मगध साम्राज्य पे शासक किया। उसके बाद हर्यंक वंश में पहले शासक बिंबिसार थे, बिंबिसार के बेटा आए जिनका नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा हुए जिनका नाम था उदयन, उदयन ने गंगा पुनपुन सोन 3 नदियों के संगम पे एक शहर बसा दिया और उस शहर का नाम रख दिया भैया पाटलिपुत्र। उदयन के बाद उसका बेटा आया जिसका नाम था नागदशक, और नागदशक को हत्या कर देता है उनके अपने ही सेनापति जिनका नाम था भैया शिशुनाग, और शिशुनाग उसको हत्या करके अपना एक नया वंश स्थापना करते हैं जिनका नाम रहता है भैया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग का जो बेटा होता है जिनका नाम होता है कालाशोक, कालाशोक साम्राज्य को फिर आगे बढ़ाता है। और शिशुनाग होते हैं शिशुनाग राजधानी उठा करके पाटलिपुत्र से ले आता है वैशाली, वैशाली से पुनः राजधानी वापस लाते हैं जिनका नाम होता है कालाशोक, और उनका बेटा यानी कालाशोक पुनः राजधानी उठा करके कहां लाया? पाटलिपुत्र। बोला कि देखिए हमको वहां राजधानी अच्छा लगता नहीं है, अबे डेसो तुम भी सीख जाओ कि कैसे राजधानी को चेंज किया जाता है। आप भी अपने साम्राज्य बनाइएगा ना, तो अपने साम्राज्य अपने अनुसार चलाना पड़ेगा। तो अपने अनुसार चलाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा भैया? सक्सेस होना पड़ेगा। तो सक्सेस होने का एकमात्र तरीका है क्या? पढ़ाई। तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में जाते हो, इफ यू वांट टू गो टू एनी काइंड्स ऑफ फील्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी, एंड स्टडी नहीं बल्कि मोर कंटाप स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आप सभी को पता ही हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, बस तू थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमने समझा कि हर्यंक वंश पहले शासक मगध पे शासन किया। हर्यंक वंश के बाद आया भैया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश को खत्म कर दिया भैया आया नंद वंश, नंद वंश को खत्म करने के लिए आएगा भैया नंद वंश के संस्थापक थे जिसका नाम था महापद्म नंद। क्या नाम था? महापद्म नंद। अब भाई साहब महापद्म नंद को खत्म कर दिया नहीं, बल्कि इसका एक बेटा था और उस बेटे का नाम था भैया क्या? उस बेटे का नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। और घनानंद थे भैया दूसरे शासक। कौन थे? दूसरे शासक। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, और महापद्म नंद के बाद उनका बेटा आया जिनका नाम था घनानंद। घनानंद काफी ज्यादा क्रूर शासक हुआ करते थे, मगध पे शासन करते करते इसी के समय में भैया घनानंद के समय में 326 ईसा पूर्व इसी समय सिकंदर का आक्रमण होता है। यूनान के शासक होते हैं मैसेडोनिया का राजा जिनका नाम होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनके पिता का नाम होता है फिलिप्स और की माता का नाम होता है ओलंपिया, जिन्होंने क्या बोलते हैं कि मगध पे शासन करने के लिए घनानंद को हराने के लिए आया और घनानंद पे आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। लेकिन भाई साहब वो वापस चले गए, अच्छे से लड़ नहीं पाए, उनकी सेना थक चुकी थी। बोला कि नहीं चलो वापस चलते हैं। तो जाने के बाद उनकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो घनानंद को खत्म करने के लिए तैयार हो गया भाई साहब अगला वंश जिनका नाम आएगा मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। और मौर्य वंश की अगर हम बात करेंगे तो मौर्य वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त की मौर्य की बात अगर करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे जिनका नाम था कौटिल्य। उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य भाई साहब ने इनके गुरु थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जिनका नाम था भाई साहब कनिष्क। क्या नाम था? सॉरी चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उन्हें प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए तक्षशिला ले जाने के बाद वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाए लिखाए, वेल ट्रेंड कर दिए, कैसे तलवारबाजी करना है, कैसे तीरंदाजी करना है,
पूरा वेल ट्रेन कर दिया इन्होंने, और वेल ट्रेन करने के बाद लाया चलो किसके पास, घरानंद के पास, क्योंकि इसको निपटाना था। भाई साहब घरानंद जो थे ना इतने खतरनाक इंसान थे ना, इनके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था भैया, चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य। चाणक्य के साथ अत्याचार कर दिया। भाई साहब पता है ये गया था मिलने घरानंद से, भगा दिया, उठा के फेंक दिया, चलो तुम्हारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। भाई साहब आ गया से चंद्रगुप्त, रुक तो बताइए। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, चलो चलते हैं कहाँ, घरानंद के पास। ये चुट्टा था ना, ये चुट्टा था ना, तो बोले हाँ तू ही था ना, हमको भगा दिया था आबला ला। चंद्रगुप्त मौर्य मार उड़ा के खत्म कर दिया इसको, घरानंद को इतना मार मारा, इतना मार मारा, उसकी हत्या कर दिया। उसका हत्या करने के बाद घरानंद को अब चंद्रगुप्त मौर्य अपना वंश स्थापना किया, जिसका नाम था मौर्य वंश। क्या नाम था, मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना की भाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे तो उन्होंने यूनानी शासक जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर की बेटिया हेलेना से शादी करके इन्होंने अपना शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से आगे की ओर चलाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर करेंगे तो इनकी पत्नी यानी कि संकट का नाम था भैया, इनकी संकट सॉरी पत्नी, क्या नाम था जी, पत्नी है इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम था भैया हेलेना। क्या नाम था, हेलेना। अब हेलेना था कौन भैया, तो हेलेना था भैया सेल्यूकस निकेटर यानी कि यूनान शासक, यूनानी शासक जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर की बेटिया थी जिनका नाम था हेलेना। अब हेलेना से शादी करवा, काहे कि सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया किसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें परास्त कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य किसे, सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर के जब ये परास्त हो गया तो इसकी जो बेटिया थी हेलेना देख लिया, क्या बात है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या तैयारी करके आया भाई, क्या बड़ी स्टोरी है, चलो चलते हैं। तो इन्होंने उनसे क्या किया, शादी कर लिया, यानी कि हेलेना का शादी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से, और हेलेना का शादी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से। उसके बाद साम्राज्य का विस्तार अच्छी तरीके से हुआ। और आगे अगर हम बात करेंगे तो सेल्यूकस निकेटर जो है ना, सेल्यूकस निकेटर इनके एक राजदूत थे जिनका नाम था भैया मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज को भेजा, शादी कर दिया, और शादी करने के बाद हेलेना आएगा किसके घरे, चंद्रगुप्त मौर्य के घरे। और सेल्यूकस निकेटर एगो भेज दिया राजदूत को, किसको भेज दिया, राजदूत को, किसको भेज दिया, राजदूत को। और उस राजदूत का नाम था भैया, क्या नाम था, तब मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भेज दिया, ठीक है, जाओ कहीं रक्षा करना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के घर में ना बहन की शादी होती है, तो बहन की शादी होने के बाद ना, तो बहन जब ससुराल जाते हैं तो उनके साथ ना एक स्टेपनी को भेजा जाता है, भाई को या भांजा को, किसी को भेजा जाता है कि जाओ कहीं ध्यान रखना, 6-7 दिन देखना कि खाना पीना दे रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसी तरीके से सेल्यूकस निकेटर मान लिया जाए कि राजदूत से आया, किससे आया, राजदूत से, यानी सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को राजदूत से भेजा, कहाँ कि जाओ हमारी हेलेना को का ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य टाइम टाइम पे खाना देता है कि नहीं, कि चाटा वाटा मारता है, चोट 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 चोट। बोला नहीं नहीं नहीं, हम देख के आए हैं। मेगास्थनीज आया किसके घर, चंद्रगुप्त मौर्य के घर। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे जिनका नाम था मेगास्थनीज आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और हेलेना को देख रेख करते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिख दिया, और वो उस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की वर्णन मिलती है। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है भैया, इंडिका। तो उस पुस्तक का नाम है भैया इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। और इंडिका नामक पुस्तक लिखा, और उसी इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी, पूरी जानकारी मिलती है, राइट। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात अगर करेंगे तो उनके पुत्र का नाम था भैया बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार, ठीक है, अच्छी बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा थे उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ज्यादा योग्य शासक नहीं थे, इनके बेटा थे जिनका नाम था अशोक, नहीं सम्राट अशोक। ऐसे नहीं कहते हैं, अशोक नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, उन्हें बोला जाता है सम्राट अशोक। वो सम्राट थे भैया, सम्राट थे। तो बिंदुसार के बेटा था जिनका नाम था भैया अशोक। अच्छा नहीं लगता है सर, सम्राट लगा लो भैया, सम्राट अशोक। क्या लगा दिए हम, सम्राट अशोक। अच्छा सम्राट अशोक के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो सम्राट अशोक की अगर हम बात करेंगे तो सम्राट अशोक के ना बिंदुसार के 2 पुत्र थे। एक का नाम था भैया सम्राट अशोक, और दूसरा का नाम था सुसीम। क्या नाम था, सुसीम। दूसरा का नाम क्या था, सुसीम। तो दूसरा का नाम था सुसीम और एक का नाम था भैया अशोक। अच्छा एक्चुअली हुआ क्या था, जब बिंदुसार का शासन चल रहा था ना, उसी समय में पाकिस्तान यानी जिसे हम तक्षशिला कहते हैं, तक्षशिला के गवर्नर ने ये पाकिस्तान यानी बिंदुसार पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन सम्राट अशोक और सुसीम ये दोनों भाई ना 2 बार आक्रमण हुआ, दोनों आक्रमण को क्या कहते हैं, दबा दिया, बोला नहीं, पता नहीं होने दिया कि हमारे साम्राज्य पे आक्रमण हुआ है, किसी का पता नहीं होने दिया। सम्राट अशोक और सुसीम ये दोनों भाई मिलकर के ना इस विद्रोह को दबा दिया,
समझ गए। उसके बाद सम्राट अशोक भाई साहब हुआ क्या, 261 ईसा पूर्व, कितना 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व भैया कलिंग की लड़ाई हुआ। किसकी लड़ाई हुआ, कलिंग की लड़ाई हुई। और कलिंग की लड़ाई में बूचा बच्चा बुढ़ा महिला सारे लोग मारे गए। इतने लोग मारे गए ना कि सम्राट अशोक ने देख करके ना उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। आई ला, ये क्या हो रहा है भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। भाई चेंज कर दिया अपने आप को। मौर्य जो वंश के थे, हमारा पुत्र जिनका नाम था सम्राट अशोक, एकदम परिवर्तन कर दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। बोला नहीं, आज के बाद मार काट नहीं होगा, नहीं होगा। तब बदल दिया इन्होंने अपने आप को, यानी कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिए, बौद्ध धर्म। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था। किससे, जैन धर्म से। अच्छा, जैन धर्म से कैसे अपनाया था, थोड़ा बताइए तो। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे ना, एक हमारे जैन भिक्षुक थे जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु। भद्रबाहु से ही जैन धर्म के शिक्षा दीक्षा लिए। उसके बाद शिक्षा दीक्षा लेने के बाद इन्होंने धर्म अपना लिए, जैन धर्म। जैन धर्म अपना लेने के बाद उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चले गए भैया श्रवणबेलगोला। कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण इंडिया में जाए, साउथ इंडिया में जाएंगे तो यहीं पे कर्नाटक में जगह है, वहीं पे था श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला चले गए। वहां पे जाने के बाद वहां रहे और अपनी संलेखना विधि के द्वारा अपने जीवन को त्याग कर दिए। संलेखना विधि आप सभी को पता होगा कि आपके घर में जो उपवास होता है ना, फास्टिंग, फास्टिंग, तो फास्टिंग के माध्यम से अगर किसी का जीवन त्याग होता है ना भैया, छटपटा के जो मरते हैं ना, उन्हें कहते हैं संलेखना विधि के द्वारा। यानी खा के नहीं, भूखे, यानी कि भूख हड़ताल पे आराम से रहिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन 21 दिन 40 दिन 42 से 70 50 ले खत्म, इधर लटवा जाएगा, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। यानी संलेखना विधि से जीवन त्यागा था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सम्राट अशोक की बात करें, सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म अपनाया था। ये भाई साहब जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म। अरे सम्राट अशोक की अगर बात करेंगे ना, तो इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था महेंद्र। क्या नाम था, महेंद्र। तो सम्राट अशोक के पुत्र जिनका नाम था महेंद्र और एक पुत्री थी जिनका नाम था भैया संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। तो चंद्रगुप्त सम्राट अशोक के बेटा यानी कि महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को भेज दिया गया श्रीलंका। मतलब कि जाइए आप वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिएगा और हम इंडिया में ही रह करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो सम्राट अशोक अपने बेटा यानी कि महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को भेज दिए श्रीलंका, जाइए वहां प्रचार प्रसार कीजिए बौद्ध धर्म का। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छी तरीके से कहां पे, श्रीलंका में किया। लेकिन सम्राट अशोक भारत में ही रह करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था भैया, बौद्ध धर्म अपनाए थे। अच्छा, फिर से अगर रिवीजन हम करें तो हसीन मशूक शाह की बात अगर करेंगे तो हम अभी मौर्य वंश पे, किस वंश पे है, मौर्य वंश पे। तब मगध पे शासन करने वाले पहला वंश जिसका नाम था हर्यंक वंश, दूसरा आया शिशुनाग वंश, तीसरा आया हमारा नंद वंश, उसके बाद आया हमारा मौर्य वंश। और मौर्य वंश अभी हम पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक पे है। क्या है, सम्राट अशोक पे है। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश जिनके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद आया कर्ण वंश। उसके बाद लास्ट में आया सातवाहन वंश। कौन आया, सातवाहन वंश। ये आप कह रहे हैं ना, ये ना आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं कहता हूँ ना, अगर आप ये थ्योरी पढ़ के जा रहे हो ना, मैं कहता हूँ अगर इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लेते हो ना, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही आपको साबित होगा जितना आपके कलेजवा के लिए ऑक्सीजन साबित होता है। यानी आपके सीने, आपकी बॉडी के लिए जितना जरूरत ऑक्सीजन है ना, मैं कहता हूं उतना ही जरूरी आपके लिए हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री में लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, हर्यंक वंश हमने समझ दिया। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश की जय हो। यानी मगध पे शासन करने वाले सीक्वेंस अगर देखेंगे तो पहले वंश थे हर्यंक वंश और हर्यंक वंश के संस्थापक जिनका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु अपने पिता को हत्या करते हैं, इसीलिए अजातशत्रु कहा था पितृहंता। अजातशत्रु के बेटा था जिनका नाम था उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना कर दिया। उदयन के बेटा जिनका नाम था भैया नागदशक, नागदशक को हत्या कर दिया तो नागदशक को हत्या कर दिया नंद वंश के थे जिनका नाम था महापदम नंद। कौन थे, सॉरी नागदशक को हत्या कर दिया शिशुनाग, उनके सेनापति। किसने हत्या किया, सेनापति शिशुनाग। और नागदशक को हत्या कर दिया शिशुनाग और शिशुनाग का बेटा का नाम था कालाशोक। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था। पहले बौद्ध संहिता आपको सभी को पता होगा अजातशत्रु के समय में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संहिता होता है, जबकि दूसरे बौद्ध संहिता कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में होता है, जबकि तीसरे बौद्ध संहिता की बात करेंगे सम्राट अशोक के समय में 255 ईसा पूर्व होता है, जबकि चौथे संहिता की बात करेंगे बौद्ध संहिता तो वो होता है प्रथम सदी में और ये होता है कनिष्क के समय में। किसके समय में, कनिष्क के समय में। तो आप सभी को पता ही हो गया कि पहले हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश।
बिंबिसार की बात करेंगे तो बिंबिसार पहले हरियंक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद भाई साहब बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु के बेटा हमारा उदयन के बेटा भाई साहब नागदशक को हत्या कर दिया उन्हीं के सेनापति जिनका नाम था शिशुनाग, और शिशुनाग अपना वंश स्थापना किया, नया वंश जिसका नाम था शिशुनाग वंश के बाद उनका बेटा आया शिशुनाग के, उनका नाम था भैया कालाशोक के बाद कालाशोक को हत्या कर देता है महापद्म नंद। कौन कर दिया? महापद्म नंद, यानी नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हत्या कर दिया। और महापद्म नंद हत्या करने के बाद महापद्म नंद के बेटा उनका नाम था भैया क्या नाम था? घनानंद। क्या नाम था? घनानंद को निपटाने के लिए तैयार हो रहा था वीर योद्धा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई घनानंद को हत्या करके अपना वंश स्थापना किया जिसका नाम था मौर्य वंश की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरुजी का नाम था चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे, यानी प्रधानमंत्री इन्हें कहते हैं। उसके बाद इनकी शादी होती है हेलेना से। हेलेना कौन होते हैं भैया? तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की बेटियां होती है हेलेना। उसके बाद शादी करने के बाद सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत से भेजते हैं मेगास्थनीज को, अपने एक पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम था इंडिका में पुस्तक वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाए थे, और शिक्षा दीक्षा किससे लिए थे आप सभी को पता है, भद्रबाहु से शिक्षा लिए थे, जैन धर्म अपना लिए थे। उसके बाद इनका जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम होता है बिंदुसार, लेकिन बिंदुसार उतना योग्य शासक नहीं होता है। बिंदुसार का बेटा होता है सम्राट अशोक की बात करेंगे तो इन्होंने कलिंग की लड़ाई करते हैं। कलिंग की लड़ाई में 261 ईसा पूर्व होते हैं। 261 ईसा पूर्व अगर कलिंग की लड़ाई होती है उसमें हृदय परिवर्तन होने के कारण इन्होंने अपना धर्म को त्याग देते हैं और नया धर्म अपना लेते हैं जिनका नाम होता है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद अपने बेटा यानी महेंद्र और बेटी संघमित्रा इन दोनों को भेज दिया जाता है श्रीलंका, और वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद सम्राट अशोक भारत में ही करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बोलो जय हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।